हाँ, अगला टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, वैसे तो फ्रिक्शन आप जानते ही हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसी के अंदर लास्ट में ये टॉपिक है, पर इसको थोड़ा सा हम लोग अलग से एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साइड का ही टॉपिक आप कह सकते हैं इसको। तो फ्रिक्शन बस एक, जैसे आपने अभी तक जो फोर्सेस पढ़ा है, कौन कौन सा फोर्स पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा, टेंशन पढ़ा, स्प्रिंग पढ़ा, तो बस एक एडिशनल फोर्स और है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसी को थोड़ा सा अलग से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बस एक बार आपको फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो समझ आ जाए, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल जाए, फिर तो सारा का सारा काम आप कर ही लेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो लगाना आ ही गया है ना, एफ नेट बराबर एम ए। तो हमें क्या समझना है इसमें, हमें प्राइमरली समझना है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी रहती है और फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा रहता है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। ये भी कौन सा फोर्स है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, जो हमेशा हमेशा शियर डायरेक्शन या टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम करता है। शियर या टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम करता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसा देखिए मैं बोलूं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक रखा हुआ है कहीं ग्राउंड पर। ये ब्लॉक कहाँ रखा है, ब्लॉक रखा हुआ है कहीं ग्राउंड पर। ठीक है, मान लेते हैं कि इस ब्लॉक में कुछ टेंडेंसी है या एक्चुअली इसका मोशन हो रहा है, मतलब मान लेते हैं कि इसके पास कुछ मोशन की टेंडेंसी है या एक्चुअल मोशन हो रहा है इसका। तो अभी मैं कहता कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो आप बोलेंगे एम मास का ब्लॉक है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg और कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो है कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और फ्रिक्शनल एक दूसरा फोर्स है, फ्रिक्शन एक दूसरा फोर्स है जो टेंजेंशियल या सीयर डायरेक्शन में होता है। टेंजेंशियल या सीयर डायरेक्शन से मेरे कहने का मतलब है कि इस ब्लॉक पर कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यदि ये फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक पर काम कर रहा है, इसको एक बार के लिए यदि हम लोग एक्शन फोर्स बोल दें, तो इतना ही रिएक्शन ग्राउंड पर भी काम कर रहा होता है। इतना ही रिएक्शन ग्राउंड पर भी काम कर रहा होता है। जैसे कि यदि ये हमारा एक बार के लिए एक्शन फोर्स है तो इतना ही रिएक्शन हमारा ग्राउंड पर भी काम कर रहा होता है। तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि यदि आपसे कोई पूछे कि अभी के लिए नेट कांटेक्ट फोर्स बताओ, इस ब्लॉक पर नेट कांटेक्ट फोर्स बताओ, तो आप बोलेंगे ये नॉर्मल भी एक कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है। तो अभी इस सिचुएशन में ब्लॉक पर जो नेट कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है वो नेट कांटेक्ट फोर्स कहीं इस दिशा में काम कर रहा है, जिस नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। और ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स है ये लेट से हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है अल्फा। तो इस tan ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है नॉर्मल, बेस है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं वो नॉर्मल भी है फ्रिक्शन भी है, डिफरेंस बस सिर्फ इतना है कि नॉर्मल कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर दिशा में होता है और फ्रिक्शन को हमेशा शियर या टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता हुआ दिखाया जाता है। आई होप ये वाली बात सही है ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे और फिर बात करते हैं इस फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये सुनिएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं हमारे पास दो टाइप के। एक होता है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और दूसरा होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, हमें ये दोनों ही फ्रिक्शन बहुत इन डिटेल पढ़ना है। फ्रिक्शन के यही टाइप्स हैं, एक बार के लिए आप स्टार्टिंग में ही अभी सुन सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअली तब काम कर रहा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग तब काम कर रहा होता है जब एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा हो। एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा हो यानी कि कुछ ना कुछ v रिलेटिव की वैल्यू हो, बॉडी एक्चुअली मूव कर रहा हो। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास तब काम करता है जब सिर्फ टेंडेंसी हो, ओनली टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, कोई एक्चुअल रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो और v रिलेटिव जीरो हो, मतलब बस मोशन होने वाला है ऐसा है, मोशन की टेंडेंसी है, उस समय कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, स्टैटिक। आई होप पहली बात समझ में आ गई। इसके बाद सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन हो, डायरेक्शन फ्रिक्शन का समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मैं बस एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा
अपोजिट टू रिलेटिव मोशन होता है, मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन। जिस दिशा में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन काम करेगा। जैसे एक दो एग्जांपल हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर बात करते हैं। जैसा मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर रखा हुआ एक ब्लॉक है। यदि इस ब्लॉक के पास मोशन या मोशन की टेंडेंसी इधर की तरफ है, ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जाना चाहता है, तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर यानी ब्लॉक के बॉटम पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा जो डायरेक्टेड होगा राइट की तरफ। जितना फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक के बॉटम पर काम कर रहा है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड पर काम कर रहा है और वो आगे की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है, फिर से देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास इस तरीके से ये एक ब्लॉक है ए, ये एक ब्लॉक है बी। ब्लॉक ए भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ब्लॉक बी भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ये सारे सरफेसेस रफ हैं। आपसे कोई पूछे कि यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बताइए सभी कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स बन रहा है वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ए और बी के बीच वाला कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, यहां पर बात करते हैं। तो हम लोग पहले ए को देखेंगे बी के रेस्पेक्ट में। ए को किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? बी के रेस्पेक्ट में। आपको पता है कि ए को यदि आपको बी के रेस्पेक्ट में देखना है तो बी को मानना पड़ता है रेस्ट पर और बी की वेलोसिटी को ए में उल्टा करके जोड़ना होता है। तो ए के पास अपनी खुद की वेलोसिटी 2 थी, बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बी वाली वेलोसिटी हम लोगों ने 5 इधर दे दिया, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है, तो आप बोलेंगे बी के रेस्पेक्ट में ए इधर जा रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, फ्रिक्शन कहां काम करता है? फ्रिक्शन इस रिलेटिव वेलोसिटी से अपोजिट दिशा में काम करता है। फ्रिक्शन इस रिलेटिव वेलोसिटी से अपोजिट दिशा में काम करता है, यानी ए पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है जो डायरेक्टेड है आगे की तरफ। ठीक है, ए पर जो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ डायरेक्टेड है उतना ही फ्रिक्शन बी पर पीछे की तरफ डायरेक्टेड है। ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, एक ए पर काम कर रहा है दूसरा बी पर काम कर रहा है। दूसरा और फ्रिक्शन काम कर रहा है क्या? हाँ, यदि ये नीचे वाली सरफेस भी रफ है तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन है। यहाँ पर फ्रिक्शन किस दिशा में काम कर रहा है? तो आप बोलेंगे ग्राउंड से देखने पर बी कहाँ जा रहा है? तो ग्राउंड से देखने पर बी आगे जा रहा है क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट पर है। तो ग्राउंड से देखने पर यदि बी आगे जा रहा है तो बी पर एक और फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है एफ आर डैश और वो काम कर रहा है पीछे की तरफ। तो बी पर कुल मिलाकर 2 फ्रिक्शनल फोर्सेस काम कर रहे हैं, ए पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ग्राउंड पर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है एफ आर डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है रिलेटिव वेलोसिटी किधर है, जिधर भी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उससे अपोजिट दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स लगा दीजिएगा। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो जैसा मैंने अभी अभी बताया कि ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम कब करता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तब काम करता है जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा हो। रिलेटिव मोशन की सिर्फ टेंडेंसी नहीं हो, एक्चुअली रिलेटिव मोशन हो रहा है। ये है हमारे पास m मास का ब्लॉक और ये ब्लॉक आगे की तरफ भाग रहा है किसी वेलोसिटी v से। तो कॉन्टैक्ट सरफेस पर एक फोर्स बनेगा जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और ये जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल अभी के लिए कितना है? तो ब्लॉक का मास है m, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है ये नॉर्मल n। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स समझ गए ना? एक लाइन में यहां फिर से लिख देता हूं कि इट एक्ट्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। फोर्स का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है दैट काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल। म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल के बराबर है। इस म्यू को क्या कहते हैं? तो म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो मेजरमेंट होता है सरफेस के रफनेस का। सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा, सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी म्यू काइनेटिक भी उतना ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल सीधा सपाट फोर्स है। इसका जो मैग्नीट्यूड है
ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये कांस्टेंट है, डायरेक्शन वो भी फिक्स्ड है, जिधर रिलेटिव वेलोसिटी होगी उससे अपोजिट दिशा में, मतलब कल को ब्लॉक इधर भागने लग जाए तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगने लग जाएगा। समझ गए? ठीक है। तो ये काफी मतलब इसको मैं सीधा सपाट फोर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक आधा सवाल हम लोग बनाते हैं इसके ऊपर। ये हमारा सवाल है अगला। ठीक है, कि ऐसा एक रफ सरफेस है जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.2, एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg का, इसको इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो किया है। सवाल है कितनी दूर चलने के बाद ब्लॉक रुक जाएगा। हाँ, म्यू के 0.2 है। सवाल ये है कि कितनी दूर चलने के बाद ब्लॉक रुक जाएगा। चलिए, हाँ मैंने क्या पूछा है कि कितनी देर के बाद ब्लॉक रुक जाएगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि ब्लॉक पर एक ही तो फोर्स है जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और उस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है 0.2 इंटू नॉर्मल यानी कि 100, ये उड़ाया ये हो गया हमारे पास 20। कितना फोर्स काम कर रहा है? 20 न्यूटन का। यही इकलौता फोर्स है, इसके अलावा और कोई दूसरा फोर्स तो है नहीं। तो इस फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन, टेक्निकली रिटार्डेशन कितना आएगा, तो रिटार्डेशन आएगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है पीछे, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ है? पीछे है। एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो अब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू हो सकता है u स्क्वायर प्लस 2as है। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, एक्सेलरेशन इज -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 25/4 मीटर के बराबर का है। वाह शाबाश। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला सवाल हम लोग करते हैं कि ये हमारे पास है एक इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पर पड़ा हुआ एक m मास का ब्लॉक को इनिशियल स्पीड u से आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है। सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। पूछा जा रहा है कि कितनी देर के बाद ब्लॉक रुक जाएगा, कितनी देर के बाद ब्लॉक रुक जाएगा। तो इस पर काम करने वाले फोर्सेस कौन से हैं? तो आप बोलेंगे ये सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg, ये डाउन द प्लेन है हमारे पास mg साइन थीटा, और इस दिशा में जो फोर्स है वो है mg कॉस थीटा। नॉर्मल इधर है, तो देयरफॉर इस पर काम करने वाला जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो होता है म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल, और इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल की वैल्यू है mg कॉस थीटा। ऑलराइट ऑलराइट। तो अब ये सवाल है कि फ्रिक्शन है किस दिशा में? तो भाई वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ काम कर रहा होगा? जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा नीचे, नीचे। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे है, mg का एक कंपोनेंट भी नीचे है, यानी कि एक्सेलरेशन बॉडी के पास कहाँ है? नीचे। और एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास m। तो एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास g साइन थीटा प्लस म्यू के इंटू जी इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर। ये एक्सेलरेशन है, टेक्निकली रिटार्डेशन है क्योंकि वेलोसिटी से अपोजिट दिशा में। मैंने पूछा है कितनी देर के बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा, तो मान लेते हैं ये किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर रुक गया, और इसने ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, कितनी देर के बाद रुक जाएगा? तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टाइम t। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन इज माइनस टाइम्स ऑफ g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू t। तो टाइम की वैल्यू है u बाय g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस ऑफ थीटा। ये है टाइम, इतनी देर के बाद ब्लॉक रुक जाएगा। यदि मैंने इसका उल्टा पूछा होता, ये ठीक है, समझ गए? इसका उल्टा पूछा होता से मेरे कहने का मतलब ये है, इसी में देखिएगा, इसी में देखिएगा कि यदि मैं ब्लॉक को कुछ इनिशियल स्पीड u ऊपर से नीचे की तरफ दे दूं, कि ब्लॉक u स्पीड से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर मैं पूछ लूं कि जब ये s डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उस समय उसकी फाइनल, अच्छा ये टाइम आ गया, ये टाइम आ गया, तो फिर ये डिस्टेंस आ जाएगा, आ जाएगा ना। डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्या लगा लेंगे? तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 इंटू at स्क्वायर। a की वैल्यू साइन के साथ इधर डाल दीजिएगा, टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है।
ठीक है, तो फिर मैं ऐसा पूछ लेता कि ये डिस्प्लेसमेंट आपको दे देता, इनिशियल स्पीड u दे देता और बोलता कि बताओ फाइनल स्पीड बताओ। जब ये बिल्कुल बॉटम पे पहुंचेगा तो उस समय फाइनल स्पीड बताओ। तो जब डाउन द मोशन ये बॉडी मतलब डाउन द प्लेन ये ब्लॉक मोशन परफॉर्म कर रहा होता, तो बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है उस समय, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो एम जी साइन थीटा तो नीचे की तरफ ही लगेगा, एम जी साइन थीटा तो नीचे की तरफ ही लगेगा, लेकिन स्पीड ब्लॉक के पास यू नीचे की तरफ है, तो उस सिचुएशन में आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग जाता, ऊपर की तरफ लग जाता। ठीक है, तो जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी तो इस समय जो इसके पास एक्सेलरेशन होता वो एक्सेलरेशन एम जी साइन थीटा माइनस टाइम्स ऑफ म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम के बराबर होता। ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये डाउन साइड के मोशन के लिए, मतलब डाउन द प्लेन के मोशन के लिए ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे में कांस्टेंट है, तो आप बड़े आराम से अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर बाकी सारी चीजों को निकाल सकते हैं। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सुनिएगा, तो पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जैसा अभी थोड़ी देर पहले जस्ट डिस्कस किया कि ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कब काम करता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ तभी काम कर रहा होता है जब सिर्फ मोशन की टेंडेंसी हो, कोई रियल एक्चुअल मोशन नहीं हो, कोई रियल में कोई एक्चुअल मोशन नहीं है, यानी नो एक्चुअल रिलेटिव मोशन। अभी है क्या, तो अभी सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी है। क्या है, टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की टेंडेंसी है, कोई रियल मोशन नहीं है, कोई एक्चुअल मोशन नहीं है। ठीक है, और ये जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये बहुत शार्प फोर्स है। शार्प मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर लेता है और डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। ठीक है, इसके बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स से मेरे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये इस पर पड़ा हुआ एक ब्लॉक। ठीक है, अभी एक बार के लिए ऐसा है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और 10 न्यूटन के फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बॉडी को डिस्प्लेस कराने के लिए 10 से बड़ा फोर्स चाहिए, 10 पे बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है और उसकी भी वैल्यू जरूर से 10 न्यूटन के बराबर ही रही होगी, है ना। मान लेते हैं कि आपने इसी ब्लॉक के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स ऐसा लगा दिया, 50 न्यूटन फोर्स आपने ऐसा, या 50 न्यूटन फोर्स आपने ऐसा लगा दिया, ऐसा लगा दिया 50 न्यूटन, और ये जो 50 न्यूटन आपने ऐसा लगाया तब भी बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तब भी ब्लॉक इतना भारी है कि डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो कौन सा फोर्स काम करेगा, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यदि बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, रेस्ट पर है, तो इसका मतलब क्या है कि अब भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 50 न्यूटन के बराबर का होगा, है ना। तो इसका मतलब ये देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स ने अपना मैग्नीट्यूड बदला, 10 से 50 हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स ने अपना डायरेक्शन बदला, पहले डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ था और अब डायरेक्शन राइट की तरफ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जो अपना मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है और डायरेक्शन भी बदल सकता है। इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, तो आंसर इस कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिचुएशन बेस्ड है, केस बेस्ड है। ठीक है, बॉडी जब तक रेस्ट पे है तो जितना फोर्स आपने लगाया है ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी उतना ही हो गया है। ठीक, हमारे पास किसका फॉर्मूला है, तो हमारे पास फॉर्मूला है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का, या इसी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की। ठीक है, मतलब जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक को क्रॉस करेगा, जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक को क्रॉस करेगा या लिमिटिंग फ्रिक्शनल को क्रॉस करेगा, तो अब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखिएगा, कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये था हमारे पास ब्लॉक, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, ये एम मास का ब्लॉक है। तो मान लेते हैं कि आपने यहां पर एक्सटर्नल फोर्स इतना लगा दिया, ठीक है, वो जो 10-50 था ना हमारा एग्जाम्पल, तो मान लेते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ते 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 लेट से 100 न्यूटन का हो गया,
और 100 से फिर थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ाएंगे फोर्स, मान लेते हैं कि ये 100 से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स बढ़ाएंगे, मतलब 100.0000001 कर देंगे तो बॉडी मूव होने लगती है, ऐसा है। 100 जस्ट मैं आपके समझने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब 100 ही हर सिचुएशन में नहीं होगा, ओके। तो 100 न्यूटन मैं एक बार के लिए कह रहा हूं कि ये वो फोर्स है जिस फोर्स पर बॉडी का रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने ही वाला है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस पर इंटरलॉकिंग जो है वो टूटने ही वाली है और बॉडी 100 से ज्यादा बड़े फोर्स पर रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर देगा। ये वाली बात सही है। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, ओके। तो चलिए इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। बॉडी का मास था m, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है नॉर्मल। तो इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है दिस इज म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन है। ये म्यू स्टैटिक होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये जनरली या तो बराबर होता है या नहीं तो बड़ा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक है। समझ गए? ये स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन के जो कोफिशिएंट्स मैं लिख रहा हूं ये अगेन बस सरफेस के रफनेस का मेजरमेंट होता है। सरफेस बहुत ज्यादा रफ होगा तो म्यू एस या म्यू के की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। इतनी बात सही है। तो इसी चीज को मैं एक ग्राफिकल वेरिएशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स ले रहे हैं, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स ले रहे हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स हम लोग बिल्कुल जीरो से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो है तो क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स है? नहीं। जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं काम कर रहा है। आप इस एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? बॉडी तुरंत से ही तो नहीं चलेगी। इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कराने के लिए एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स तो रिक्वायर्ड होगा ना कॉन्टैक्ट सरफेस पर मूव कराने के लिए, ये ठीक है। तो आप इस फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो पहले कौन सा फोर्स आएगा? पहले स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जैसा हम लोगों ने जस्ट अभी अभी डिस्कस किया वो तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कह रहा था कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 100 न्यूटन का है। अब जैसे ही आपके ये फोर्स की वैल्यू 100 से बड़ी हुई, 100.00001 हो गया, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस पर इंटरलॉकिंग टूट गई, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया और अब जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है वो स्टैटिक नहीं है बल्कि काइनेटिक है। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी थोड़ी सी जनरली कम हो जाती है और अब जो काम करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में वेरिएबल नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। और इसके बियॉन्ड मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर कि एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर का हो गया था। आई होप ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए देखिए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर हम लोग करते हैं कुछ सवाल। जैसे मैं किसी टेबल का एक टॉप व्यू दिखा रहा हूं, यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा है। इस ब्लॉक पर आपने 3 न्यूटन का फोर्स ऐसा लगाया है और 4 न्यूटन का फोर्स ऐसा लगाया है और ये ब्लॉक अभी रेस्ट पर। ब्लॉक कहां पर है? रेस्ट पर। आपसे यदि पूछा जाए बताओ इस सिचुएशन में ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम कर रहा है, तो जैसे ही आपने सुना कि ब्लॉक रेस्ट पर है तो आपको क्लियरली ये समझ जाना है कि जो आपका अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स है। और अभी कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है? तो ब्लॉक रेस्ट पे है तो काइनेटिक तो काम नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली कौन सा फोर्स काम कर रहा है? स्टैटिक। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, किस दिशा में होगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 3 और 4 का जो हमारा रिजल्टेंट है दैट इज 5 न्यूटन।
तो इसी 5 न्यूटन के बराबर का हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये ऐसा एक टेबल था, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था। ठीक है, फिर से यदि मैं पूछूं कि ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका ग्राउंड से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, यहां पर पड़ा हुआ है एक ब्लॉक एम, इस सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, ब्लॉक रेस्ट पर, ब्लॉक कहां पर है, रेस्ट पर। तो फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। बताइए अभी के लिए कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो अभी के लिए ब्लॉक पर काम करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स इज सेम एज वो फोर्स जो इसे नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहा था, वो था mg sin थीटा। तो ये म्यू एस और म्यू के किसी काम के नहीं है। अभी के लिए ब्लॉक पर काम करने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी mg sin थीटा के बराबर है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि म्यू एस mg sin थीटा क्या होता, सॉरी म्यू एस mg cos थीटा क्या होता भाई, यहां पर नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल तो यहां पर mg cos थीटा होता है ना। यदि मैं पूछूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस mg cos थीटा के बराबर है। यदि ब्लॉक चल पड़ा, जैसा हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर सवाल किया, तो यदि ब्लॉक चल पड़ा तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के ऊपर काम कर रही होगी उसकी वैल्यू म्यू के इंटू एम जी इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। इसमें हो ये रहा है कि ये एक बड़ा सा ब्लॉक है, उसके साथ ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक ऐसे टच करा के रखा है, इसको किसी ए एक्सेलरेशन से सामने लेकर जा रहे हैं। तो कितने एक्सेलरेशन से लेकर जाएं ताकि वो स्मॉल एम मास वाला ब्लॉक नीचे ना गिरे। देखिए सवाल कुछ ऐसा है इसके बाद कि ये हमारे पास कोई बड़ा सा ब्लॉक है, उससे जस्ट टच करा के हम लोगों ने स्मॉल एम मास का छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है। ये सरफेस रफ है जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। सवाल ये है कि इसको कितने एक्सेलरेशन से लेकर जाएं ताकि ये स्मॉल एम मास वाला जो ब्लॉक है वो नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे। तो स्मॉल एम मास के ब्लॉक को नीचे गिरा कौन रहा है, तो ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, इसको नीचे एम जी गिरा रहा होगा, ये ठीक है एम जी गिरा रहा होगा। ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस में ऐसा है, ऐसा, तो इस पर यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस से ऐसा नॉर्मल काम कर रहा होगा। तो गिरने से बचाएगा कौन, गिरने से बचाएगा हमारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन काम कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है यदि बॉडी ने रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ एस मैक्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल, तो ये तब तक नहीं गिरेगा जब तक ऊपर की तरफ काम करने वाला स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एन बड़ा हो, किससे, mg से, या नहीं तो कम से कम तो बराबर हो, कम से कम तो बराबर हो, क्योंकि ये ऊपर की तरफ काम करने वाला फोर्स जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग, वो अपनी वैल्यू कम करके mg के बराबर भी बना सकता है। तो हमें क्या कहना है कि हमें ये कहना है कि ये म्यू एस इंटू एन बड़ा होना चाहिए, यानी तो कम से कम बराबर होना चाहिए किसके, mg के। ये म्यू एस तो ठीक है, नॉर्मल किसके बराबर होगा, तो इसका एक्सेलरेशन सामने की तरफ है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m इनटू जी, m से m कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू, तो कम से कम होना ही चाहिए। चलिए आइए देखिए, हाँ ये एक अगेन एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का सवाल है फ्रिक्शन टॉपिक के अंदर, इसको डिस्कस करते हैं। सवाल ऐसा है कि आपने एक फोर्स लगाया है यहाँ से किसी एंगल थीटा पर, पूछा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बताइए जिससे ये ब्लॉक चल पड़े। इस सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस यानी कि म्यू दे रखा है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि ये जो फोर्स है इस फोर्स के दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है एफ कॉस थीटा, फोर्स का एक दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये है एफ साइन ऑफ थीटा। इसके अलावा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स है mg और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स है नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर अभी के लिए जो हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू है वो नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा है। ये ब्लॉक तभी चलेगा, ये ब्लॉक मोशन तभी स्टार्ट करेगा जब आपके एफ कॉस थीटा की वैल्यू या तो बड़ी हो या नहीं तो कम से कम बराबर हो। लिमिटिंग सिचुएशन में कम से कम ये बराबर हो किसके, म्यू इनटू नॉर्मल के, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये एफ कॉस थीटा
ज्यादा बड़ा होना चाहिए म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि mg माइनस टाइम्स ऑफ f साइन थीटा के। तो f cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए म्यू इंटू एम इंटू जी से। तो f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन आपका भी आया होगा। फोर्स की वैल्यू कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, हाँ एक सेकंड रुकिए, आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो किसका फंक्शन है, थीटा का। तो थीटा की कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिस पर ये फोर्स हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो फोर्स जो है, ये फोर्स जो है वो फंक्शन है किसका, थीटा का, थीटा का। और ये फंक्शन है क्या हमारे पास, तो फंक्शन है कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, है ना। तो थीटा की किस वैल्यू के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन या फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी, वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बस इसको एक बार के लिए कर देंगे डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में, और उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। यानी एक बार के लिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए क्या, ये सारा म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ मैं कह रहा था कि इसको हम लोगों को बस एक बार के लिए डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जरा देखिएगा हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि म्यू की वैल्यू है tan ऑफ थीटा के बराबर। म्यू tan थीटा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास है थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू ये है म्यू, ये है 1, ये है अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स की मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू हम लोग किसको लिख रहे हैं, इसको। तो ये म्यू इंटू एम इंटू जी तो ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या लिखेंगे बताइए, कॉस थीटा लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा, यानी कि म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज म्यू एम जी तो ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा इससे एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो जो फोर्स की मिनिमम वैल्यू है, हमारा जो फाइनल आंसर है, फोर्स मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को याद भी रख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इतना होता है, ठीक है। म्यू की वैल्यू दी हुई है तो आप सीधा अपना आंसर निकाल सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। समझ गए। एक छोटा सा टर्म है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज सिंपली कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारे पास है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये एक इंक्लाइंड प्लेन, ये एक ब्लॉक जिसका मास है m, वो इस इंक्लाइंड प्लेन पर पड़ा हुआ है। इस पर काम करने वाले फोर्सेस बताइए। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है हमारे पास mg, यहाँ पर है हमारे पास mg cos ऑफ थीटा, यहाँ पर हमारे पास है ऐसा सा mg sin ऑफ थीटा, ठीक है। ब्लॉक में टेंडेंसी है नीचे की तरफ आने की, तो म्यू स्टैटिक या म्यू स्टैटिक इंटू एम जी इंटू कॉस ऑफ थीटा लग रहा है ऊपर, क्योंकि नॉर्मल है ऐसा, ठीक है। चलिए यदि हम लोग इस थीटा को बढ़ाना स्टार्ट करें, इस थीटा को बढ़ाना स्टार्ट करें, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कभी ना कभी बढ़ते 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 लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है ये ब्लॉक में जस्ट एक मोशन की टेंडेंसी ऐसी आ जाएगी कि अब यदि फर्दर आपने थीटा और बढ़ाया तो ब्लॉक जस्ट मूव करने ही वाला होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन पर, उस इंस्टेंट पर बनने वाला ये जो हमारा एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसी एंगल थीटा को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। समझ गए। यानी थीटा आपका एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, थीटा आपका एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो फिर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा और तब स्टैटिक फ्रिक्शन ना काम करके काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगेगा।
तो थीटा बेसिकली है क्या, हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला वो एंगल जिस पर कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स mg sin थीटा बराबर है म्यू स्टैटिक इंटू mg इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। तो ये mg से mg कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है। इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक फ्रिक्शन का, ये है हमारा, अरे पहले एक बार, नेक्स्ट हम लोग लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन का, ये है हमारा टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन ही करवा देता हूं, जैसी आप बात कर रहे हैं वैसा ही कर लेते हैं, लीजिए। चलिए सीधा प्रॉब्लम ही करते हैं कि ऐसा हमारे पास दो ब्लॉक है, ठीक है। नीचे वाली सरफेस एक बार के लिए सबसे पहले मैं स्मूथ लेकर चलता हूं कि नीचे वाली जो सरफेस है वो स्मूथ है। ये दो ब्लॉक्स हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। बी का मास है 10 kg, ए का मास है 20 kg। आपने ए पर एक फोर्स लगा दिया है 60 न्यूटन का, ए पर आपने एक फोर्स लगा दिया है 60 न्यूटन का। चलिए ए पर पहले फोर्स नहीं लगाते हैं, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। पहले हम लोग इस पर फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स है 60 न्यूटन, ठीक है। हमें बताना है सबसे पहले क्या, तो सवाल सिंपल है, वो ये है कि आपको बताना है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी बताना है और फ्रिक्शनल फोर्स भी बताना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा मानकर चलिए कि कुछ फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स, उन्हीं स्टेप्स के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है वो स्टेप, तो स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मार्क कर लीजिए। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी बताइए, तो ये जो हमारा ऊपर वाला ब्लॉक है बी, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आगे, और वही फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लगेगा पीछे। और ये जो हमारा ब्लॉक ए है वो तो स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, तो ग्राउंड से कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन मार्क हो गया। अगला स्टेप ये है हमारा कि हम लोग जस्ट एक बार के लिए मान लेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि मान लीजिए दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ साथ यदि चल रहे हैं तो वो कॉमन एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। कॉमन से मेरे कहने का मतलब है दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, तो कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास m। तो कॉमन एक्सेलरेशन हो गया 60/30, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों साथ साथ चलेंगे, ऐसा हम लोगों ने माना है। एक्चुअली चलेंगे या नहीं वो चेक करना है अभी, ठीक है। चलिए ये पहला स्टेप था, ये क्या था, ये पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले 10 kg ब्लॉक के बारे में। ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना 10 kg का, उसके बारे में बात करते हैं कि ये 10 kg वाले ब्लॉक को यदि साथ साथ चलना है, यानी कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना है, तो कितना फोर्स चाहिए होगा, इसे कितना फोर्स चाहिए होगा, तो फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास है 10, एक्सेलरेशन है 2, यानी रिक्वायर्ड फोर्स 20 न्यूटन का है। यदि फ्रिक्शन इसे 20 न्यूटन दे देगा तो साथ साथ चलेगा, और यदि फ्रिक्शन इसे 20 न्यूटन नहीं दे पाएगा तो ये साथ साथ नहीं चलेगा। आई बात समझ, यहां तक वाली बात। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया। फिर ऊपर वाले ब्लॉक जिस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया था उसको देख रहे हैं कि उसको यदि साथ साथ चलना है कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो रिक्वायर्ड फोर्स 20 न्यूटन का है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये साथ साथ चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, दैट इज इन स्टेप नंबर 3। तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो आप मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। म्यू स्टैटिक है 0.5 और नॉर्मल कितना है, नॉर्मल है 100। तो फ्रिक्शन बोलेगा कि भाई मैं तो तुम्हें 50 न्यूटन फोर्स तक दे सकता हूं, मैं तो तुम्हें 0 से 50 के बीच में कुछ भी दे सकता हूं, क्योंकि मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 50।
तुम्हें साथ साथ चलने के लिए सिर्फ 20 न्यूटन फोर्स चाहिए, तो जाओ साथ साथ चलो। यानी कि सवाल का जवाब क्या है? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज कि एक्सेलरेशन कॉमन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। और फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 20 या 50? आंसर इज 20। फ्रिक्शन मैक्सिमम 50 न्यूटन लग सकता था। अभी के लिए ब्लॉक क्या कह रहा है कि तुम्हें साथ साथ चलना है, तो जाओ मैं तुम्हें 20 न्यूटन दे देता हूं, और वही 20 न्यूटन इस पर मैं पीछे लगा दूंगा, और दोनों का मोशन एक साथ चलता रहेगा। आई बात समझ? ठीक है। चलिए, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया हमारे पास कितना, 20 न्यूटन, और दोनों ब्लॉक कैसे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। चलिए, इसी को चेक कीजिए कि यदि फोर्स की वैल्यू 300 न्यूटन होती, तो इसी सवाल में यदि मैं आपसे ऐसा कह दूं कि अब जो हम लोगों ने फोर्स लगाया है ना, वो फोर्स कितना है, 300 न्यूटन का है, तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स क्या है और एक्सेलरेशन कितना है? चलिए ये देखिए, अब क्या है, तो नीचे वाले ब्लॉक पर काम करने वाला फोर्स है 300 न्यूटन का। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। आप क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और ये साथ साथ दोनों को चला कौन रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो यहां पर ये जो हमारा कॉमन एक्सेलरेशन है, वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 30, यानी कॉमन एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब जरा एक बार के लिए आप इस 10 केजी के ब्लॉक को देखिएगा, ये 10 केजी वाले ब्लॉक को यदि कॉमन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाना है, तो इस पर कितना फोर्स रिक्वायर्ड है? इसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास है इसका 10 और एक्सेलरेशन भी 10, तो इसको 100 न्यूटन फोर्स चाहिए होगा, 100 न्यूटन फोर्स इसको चाहिए होगा। फिर ये जाएगा किसके पास, तो ये जाएगा फ्रिक्शन के पास, और फ्रिक्शन से पूछेगा कि भाई क्या तुम मुझे साथ साथ चला पाओगे? तो फ्रिक्शन बोलेगा कि मैं जो तुम्हें मैक्सिमम फोर्स दे सकता हूं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो है म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल के बराबर का, यानी वो 0.5 इंटू 100, वो बस 50 न्यूटन का ही है, और तुम्हें साथ साथ चलने के लिए तो 100 न्यूटन चाहिए, यानी फ्रिक्शन अपने हाथ खड़े कर देगा, फ्रिक्शन इसको साथ साथ नहीं चला सकता है। तो अब क्या होगा, अब साथ साथ नहीं चलेंगे, यानी दोनों अलग अलग चलेंगे, तो अलग अलग चलेंगे तो क्या होगा, तो ये जो 10 केजी का ब्लॉक है, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन की लग रही है, तो इसका एक्सेलरेशन सामने की तरफ है 50/10, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो नीचे वाला ब्लॉक है हमारा 20 केजी का, उस नीचे वाले ब्लॉक पर आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया है 300, और पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 50, तो इसके लिए एक्सेलरेशन कितना होगा, इसके लिए एक्सेलरेशन होगा एफ नेट डिवाइडेड बाई मास एम, यानी 300 माइनस 50 इज 250/20, तो इसका एक्सेलरेशन है 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना है, 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन मेरा इसी में आपसे ये है कि वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बताइए जिस पर कि दोनों साथ साथ चलें। इसी सवाल के अंदर बताइएगा, इसी डेटा के लिए फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ब्लॉक फाइंड एफ एक्सटर्नल की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट ब्लॉक मूव्स टुगेदर। कितना है? हाँ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स हमें निकालना है ताकि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल सकें। तो उस सिचुएशन में जो आपका कॉमन एक्सेलरेशन आता, वो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाई 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आता। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो हमारा 10 केजी का ब्लॉक है, इस 10 केजी के ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा था, दिस इज 0.5 इंटू नॉर्मल विच इज इक्वल टू 100, तो ये हमारे पास है 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन का है, तो फिर यहां पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा, तो यही कॉमन एक्सेलरेशन होगा ना।
मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। तो 5 इज इक्वल टू एफ अपॉन 30, यानी मैक्सिमम फोर्स जो आप लगाएंगे वो 30 इंटू 5 150 न्यूटन का लगा सकते हैं। यानी 150 न्यूटन से छोटे किसी भी फोर्स के लिए ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, और 150 न्यूटन से जैसे ही फोर्स हमारा बड़ा होगा तो कॉन्टैक्ट सरफेस पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगेगा। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। ठीक है,